हेलो एवरीवन। ये हमारी बायोप्सी की फोर्थ क्लास है ना। हमने लिवर बायोप्सी, उसके साथ साथ रीनल बायोप्सी और बोन मैरो बायोप्सी के बारे में पढ़ा। इसके साथ साथ जितने भी बॉडी के अंदर सस्पेक्टेड टिश्यूज ऑर्गन्स ये सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हमको एक हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन, साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन या फिर इस तरीके के एग्जामिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर हम लोग बायोप्सी करा सकते हैं ना। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोर स्पेसिफिक थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने डिस्कस कर लिए है ना। अब देखो, जो कुछ टॉपिक रह गए होंगे उनके बारे में हम इस सेशन के अंदर पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं ना। तो देखो, सबसे पहली चीज, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ बायोप्सी। बायोप्सी का प्राइमरी पर्पज क्या है? ठीक है, ऑप्शंस है टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ इन्फेक्शन, टू ऑब्टेन टिश्यू फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन और टू रिमूव बिनाइन ग्रोथ, है ना। बायोप्सी क्या है? बायोप्सी एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है। ठीक है, बायोप्सी क्या था हमारा? डायग्नोस्टिक प्रोसीजर था। तो इसके अंदर कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है? तो बेटा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है हमारा। बायोप्सी का इस्तेमाल किया जाता है टिश्यू को ऑब्टेन करने के लिए, किसके? माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब एन इंसीजनल बायोप्सी, है ना। इनमें से कौन सा एक इंसीजनल बायोप्सी को एक्सप्लेन करता है? ठीक है, तो इंसीजनल बायोप्सी क्या होती है, हमसे ये पूछा गया है। इंसीजनल बायोप्सी होती है बेटा, ऑप्शंस हैं, कंप्लीट रिमूवल ऑफ द रीजन, removal of a smart part of a larger lesion, aspiration of fluid from a cyst, excision of surrounding healthy tissue। ठीक है, क्या होता है? तो देखो, कंप्लीट रिमूवल ऑफ जो लीजन है उसको, वो आता है हमारा एक्सीजनल बायोप्सी के अंदर, इन सीजनल के अंदर नहीं आता है ना। एक्सीजनल के अंदर आता है ना, स्मॉल पार्ट ऑफ ए लार्जर लीजन, है ना। ये इसका करेक्ट आंसर है बेटा। इंसीजनल बायोप्सी क्या होती है? रिमूवल ऑफ ए स्मॉल पार्ट ऑफ ए लार्जर लीजन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पंच बायोप्सी इज कॉमनली यूज फॉर। पंच बायोप्सी का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो मैंने आपको बताया था, ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, बोन मैरो, लिवर, स्किन लीजन्स और लिम्फ नोड। तो पंच बायोप्सी का जो इस्तेमाल है वो हमारा हो रहा था स्किन लीजन्स के लिए बेटा। किसके लिए पंच बायोप्सी हम यूज कर रहे थे? स्किन लीजन्स के लिए यूज कर रहे थे ना। नेक्स्ट है, which type of biopsy involve removing the entire lesion along with a margin of healthy tissue। तो किस तरीके की बायोप्सी में पूरा लीजन जो है वो रिमूव किया जाता है विद ए मार्जिन ऑफ हेल्दी टिश्यू। तो इंसीजनल में तो हम एक पार्ट रिमूव कर रहे थे, एक्सीजनल के अंदर हम पूरा के पूरा टिश्यू रिमूव करते हैं, इसके साथ साथ कुछ मार्जिन लेते हैं, किसके? हेल्दी टिश्यू के। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, बिफोर ए बायोप्सी इट इज क्रूशियल फॉर द नर्स टू असेस द पेशेंट फॉर, है ना। बायोप्सी से पहले पेशेंट को किस चीज के लिए असेस करना है? ऑप्शंस है, एलर्जी टू लोकल एनेस्थेटिक, हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक पेन, डाइटरी प्रेफरेंसेस और स्लीप पैटर्न्स, है ना। तो इसके अंदर हम लोगों को क्या है, नर्सेज को किसके लिए असेस करना होता है? तो बेटा नर्सेज को लोकल एनेस्थेटिक की एलर्जी के लिए पेशेंट को असेस करना होता है ना। जो लिग्नोकैन है, जाइलोकैन 2%, ठीक है, इसकी सेंसिटिविटी के लिए हमको चेक करना है, क्योंकि जो बायोप्सी है वो लोकल एनेस्थीसिया के अंडर में परफॉर्म की जाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर बायोप्सी। बायोप्सी के बाद सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सी है? ऑप्शन दिए हुए हैं, हाइपरटेंशन, हेमरेज, हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोथर्मिया, है ना। तो देखो, हाइपरटेंशन बायोप्सी के बाद हो सकता है क्या? नहीं। मोस्ट कॉमनली देखने के लिए मिलता है वैसोवेगल रिएक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है? हाइपोटेंशन होता है।
तो पहला गलत है। हेमरेज हो सकता है क्या? इन्वेजिव प्रोसीजर है, हेमरेज हो सकता है ना? हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है क्या? डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है। ठीक है। हाइपोथर्मिया हो सकता है क्या? हो सकता है, लेकिन हाइपोटेंशन की वजह से हाइपोथर्मिया हो सकता है, वैसे नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है बेटा? हमारा करेक्ट आंसर है हेमरेज। सबसे कॉमन में अगर पूछा जाए तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन आपको टिक करना है वो पेन है ना? किसी भी इन्वेसिव प्रोसीजर होने के बाद में मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पेन होती है, और उसके बाद सेकंड नंबर पे हेमरेज होता है। ठीक है। तो यहां पर पेन नहीं दिया हुआ है, तो हमको करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? हेमरेज होगा, है ना? नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन फॉर द नर्स इमीडिएटली आफ्टर ए स्किन बायोप्सी? किसी आदमी की स्किन बायोप्सी हुई है, उसके तुरंत बाद जो नर्स है उसको क्या करना चाहिए? तो बेसिकली ऑप्शंस दिए हुए हैं। एडमिनिस्टर ए पेन रिलीवर, अप्लाई ए स्टेराइल ड्रेसिंग एंड प्रेशर, एलिवेट द अफेक्टेड लिम्ब, ऑफर ए हॉट ब्रिवेज, है ना? देखो, यहां पर दिया हुआ है इमीडिएटली आफ्टर स्किन बायोप्सी। किसी पर्सन की क्या हुई है? स्किन बायोप्सी हुई है, उसके तुरंत बाद नर्स क्या करती है? तो देखो, स्किन बायोप्सी के तुरंत बाद या किसी भी बायोप्सी के तुरंत बाद नर्स क्या है? एक प्रेशर ड्रेसिंग अप्लाई करती है ना? तो फर्स्ट प्रायोरिटी है प्रेशर ड्रेसिंग, और सेकंड प्रायोरिटी हमको देनी होती है पोजिशनिंग को। ठीक है। अगर यहां पर पोजीशन दिया होता तो हम पोजीशन पे टिक करते। पोजीशन नहीं दिया हुआ है और प्रेशर ड्रेसिंग दी हुई है, तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट कौन सा होगा? प्रेशर ड्रेसिंग होगा, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए फाइन निडल एस्पिरेशन बायोप्सी इज प्राइमरीली यूज टू ऑब्टेन, है ना? एक फाइन निडल एस्पिरेशन जो बायोप्सी है उसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ऑप्शंस है सॉलिड कोर टिश्यू, सेलुलर मटेरियल एंड फ्लूइड, बोन मैरो सैंपल्स, और लार्ज टिश्यू सेक्शंस, है ना? किस चीज के लिए हम लोग करते हैं? तो देखो, मैंने आपको बताया था एफएनएसी। एफएनएसी क्या होती है? निडल बायोप्सी दो तरीके की होती है, एक तो कोर बायोप्सी होती है और एक एफएनएसी होती है, फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। ठीक है। तो इसके नाम में ही आता है, हम किसकी स्टडी करते हैं? सेल की। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेल्यूलर मटेरियल एंड फ्लूइड। हम क्या एस्पायरेट करते हैं? सेल्यूलर मटेरियल को और फ्लूइड को। ठीक है। और उसकी स्टडी की जाती है किसमें? एफएनएसी में। नेक्स्ट है, विच बायोप्सी टेक्निक इज ऑफन गाइडेड बाय अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन? ठीक है। रियल टाइम इमेजिंग किस बायोप्सी को करने के लिए काम आती है? ऑप्शंस है सेव बायोप्सी, एक्सीजनल बायोप्सी, कोर निडल बायोप्सी, और पंच बायोप्सी। जो सेव बायोप्सी होती है वो क्या होती है? आपका कोई स्किन लीजन है, वहीं से उसको स्कैल्पल के थ्रू आपने हटा लिया, एक थिन लेयर उसकी, और उसकी आपने बायोप्सी कराई। एक्सीजनल बायोप्सी में आपने एंटायर लीजन को हटाया विद मार्जिनल हेल्दी टिश्यू के साथ रिमूव किया था, है ना? कोर निडल बायोप्सी के अंदर क्या होता है? बेसिकली कोई सस्पेक्टेड टिश्यू है, उसका क्या है, आपको कोर से निकालना होता है सैंपल, है ना? और पंच बायोप्सी क्या होती है? स्किन पर जो पंच डिवाइस होता है उसके साथ में आपको एक सिलिंड्रिकल सैंपल लेना होता है। तो इनमें सीटी स्कैन की जरूरत किस में पड़ने वाली है? कोर निडल बायोप्सी में। कोर निडल बायोप्सी के अंदर एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन करवाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ नर्स इन प्रिपेयरिंग ए पेशेंट फॉर ए लिवर बायोप्सी, है ना? एक पेशेंट है, उसको लिवर बायोप्सी के लिए जाना है, तो नर्स क्या करेगी? ऑप्शंस देखिए, एंश्योरिंग द पेशेंट हैज ईटन ए फुल मील। पेशेंट ने फुल मील लिया है? नहीं। ठीक है। ये ऑप्शन सही नहीं है। लिवर बायोप्सी से पहले फुल मील लेना जरूरी नहीं है। एक्सप्लेनिंग द प्रोसीजर इन डिटेल, डॉक्टर्स रोल, है ना? इसको भी हम लोग प्रायोरिटी नहीं देंगे। नेक्स्ट है चेकिंग कोएगुलेशन स्टडीज, पीटीआईएनआर, और नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रिंग ए सेडेटिव विदाउट ए फिजिशियन ऑर्डर। फिजिशियन ऑर्डर के बिना तो कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। उसके अलावा जो हमारा ऑप्शन सी था, चेकिंग कोएगुलेशन स्टडीज, पीटीआईएनआर चेक करते हैं जिस पेशेंट को लिवर बायोप्सी होनी होती है। क्यों करते हैं? क्योंकि जो पीटीआईएनआर है वो विटामिन के डिपेंडेंट ग्लाइकोप्रोटीन्स पर निर्भर करता है। नॉर्मल रेंज कितनी थी पीटीआईएनआर की?
9.6 टू 11.8। ठीक है, तो हमको क्या करना है, पीटीआईएनआर चेक करना है हर उस पेशेंट का जिसको लिवर बायोप्सी होनी है। और अगर रीडिंग मतलब पीटीआईएनआर किसी पेशेंट का बढ़ा हुआ है, देन 10 mg विटामिन के देना है और 5 से 7 दिन बाद प्रोसीजर रिपीट करना है। रिपीट तो तब करेंगे जब एक बार क्या होगा, रीअरेंज करेंगे ना, आफ्टर 5 to 7 days। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोस्ट लिवर बायोप्सी द पेशेंट शुड बी पोजिशनड इन, है ना, किसी पेशेंट की लिवर बायोप्सी हुई है उसको कौन सी पोजीशन देनी है। सुपाइन विद हेड एलिवेटेड नहीं देनी है बेटा, ऑन द राइट साइड फॉर सेवरल आवर्स ये पोजीशन प्रोवाइड करानी है। क्यों करानी है, क्योंकि देखो जिधर की तरफ भी हम बायोप्सी करेंगे पोजीशन उधर की तरफ ही देनी है, और पिलो लगा देना है किसके, उस साइट के नीचे जहां पर आपने प्रेशर ड्रेसिंग अप्लाई करी है। इससे क्या होगा, रिस्क ऑफ हेमरेज क्या होगा, कम हो जाएगा। कितनी देर तक मेंटेन करते हैं, मिनिमम टू मिनिमम 3 आवर्स। ठीक है, 3 घंटे तक तो हमको ये पोजीशन मेंटेन करनी ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कॉमन पोस्ट प्रोसीजर इंस्ट्रक्शन आफ्टर ए रीनल बायोप्सी, है ना, किसी पेशेंट की रीनल बायोप्सी हुई है उस पेशेंट को पोस्ट प्रोसीजर इंस्ट्रक्शन देनी है। ठीक है, पेशेंट को भी बता सकते हैं और जो स्टाफ है उसको भी हमको अवेयर करना है इस चीज के लिए। ऑप्शंस है, एनकरेज एम्बुलेशन इमीडिएटली, इमीडिएटली पेशेंट को चलाना फिराना है क्या, नहीं। रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड इनटेक को रेस्ट्रिक्ट करना है क्या, नहीं। मॉनिटर फॉर हिमेचूरिया करना है क्या, हाँ। अप्लाई हीट टू द बायोप्सी साइट करनी है क्या, नहीं। इससे इंक्रीज ब्लीडिंग रिस्क हो जाएगा। ठीक है, हिमेचूरिया के लिए मॉनिटर करना होता है क्या, यस, ग्रॉस हिमेचूरिया। अप टू 24 आवर्स नॉर्मल, मोर देन 24 आवर्स नोटिफाई द डॉक्टर। ठीक है, पहले 24 घंटे तक अगर ग्रॉस इमेचूरिया होता है तो नॉर्मल फाइंडिंग है, हमको क्या करना है, डॉक्यूमेंटेड करनी है ये फाइंडिंग। लेकिन अगर 24 घंटे से ज्यादा होता है तो हमको क्या करना है, डॉक्टर को बुला करके लाना है, बुला करके नहीं लाया सॉरी, बताना है ना। नेक्स्ट है, फॉर ए बोन मैरो बायोप्सी द कॉमन साइट इन अडल्ट, अडल्ट के अंदर बोन मैरो बायोप्सी की कॉमन साइट क्या है बेटा, इलियक क्रिस्ट है। इन अडल्ट एंड चिल्ड्रन, ठीक है, इलियक क्रिस्ट है, और चिल्ड्रन लेस देन 2 ईयर ऑफ एज, कौन सी साइट है, टीबियल, टीबियल कॉन्डाइल, जो कि क्या है, लॉन्ग बोन है। ठीक है, लॉन्ग बोन का पार्ट है, वहां से क्या करना है, हमको बायोप्सी का सैंपल निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, What is the primary nursing intervention for pain after a bone marrow biopsy? Bone marrow biopsy के बाद में प्राइमरी नर्सिंग इंटरवेंशन हमको क्या लेना है। ऑप्शंस हैं, एलिवेटिंग द एक्सट्रीमिटी, अप्लाइंग ए वार्म कंप्रेस, एडमिनिस्ट्रेटिंग प्रेस्क्राइब्ड एनाल्जेसिक, एनकरेजिंग डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो बेटा जब किसी आपके बॉडी पार्ट को आप लोग क्या कर रहे हो, निकाल रहे हो काट करके, तो हमको सबसे पहला काम क्या करना है, जो ऑर्डर पड़ा है, ठीक है, जो भी एनाल्जेसिक्स का ऑर्डर पड़ा है उसको क्या करना है, एडमिनिस्टर करना है। और उसके बाद में हमको सेकंड क्या करना होता है, पेशेंट को डाइवर्टिंग थेरेपीज या फिर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज एडवाइस करनी है, लेकिन सबसे पहले क्या देना है, जो दवा लिखी हुई है उसको लगा देना है पेशेंट को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
बिफोर ए लंग बायोप्सी इट इज इंपॉर्टेंट टू चेक द पेशेंट्स। ठीक है, किसी पेशेंट की क्या होनी है, लंग बायोप्सी होनी है, तो पेशेंट को किस चीज के लिए चेक करेंगे? ऑप्शंस है ब्लड ग्लूकोज लेवल, रेस्पिरेटरी स्टेटस एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन, यूरिन आउटपुट और बाउल साउंड्स, है ना। लंग बायोप्सी होनी है तो क्या चेक करेंगे? रेस्पिरेटरी स्टेटस और ऑक्सीजन सैचुरेशन। क्यों? ड्यू टू रिस्क ऑफ न्यूमोथोरैक्स। पेशेंट को क्या हो सकता है, उसके बाद में न्यूमोथोरैक्स हो सकता है। हायर रिस्क पे रहते हैं जो पेशेंट लंग बायोप्सी के लिए जाते हैं। तो इस वजह से हमको क्या करना है, पहले से देखना है कि पेशेंट इस लेवल पे हेल्दी है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ ए लंग बायोप्सी? लंग बायोप्सी की पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन अभी अभी बताई थी बेटा, क्या होती है? न्यूमोथोरैक्स होती है ना। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे थे, पेशेंट का रेस्पिरेटरी स्टेटस चेक कर रहे थे ना। नेक्स्ट देखो, When labeling a biopsy specimen, what is information is essential? यानी कि एक पेशेंट का बायोप्सी स्पेसिमेन भेजना है, कौन सी जो इंफॉर्मेशन है वो सबसे ज्यादा जरूरी है? ऑप्शंस हैं पेशेंट फेवरेट कलर, डेट एंड टाइम ऑफ बायोप्सी, पेशेंट्स नेम, साइट ऑफ बायोप्सी, है ना, नर्सेज नेम एंड शिफ्ट, कॉस्ट ऑफ द प्रोसीजर। क्या लिखना होता है? पेशेंट का फेवरेट कलर कोई लेना देना नहीं है, नर्स का नाम शिफ्ट कोई लेना देना नहीं है, कॉस्ट ऑफ प्रोसीजर कोई लेना देना नहीं है। हमको किस पे करना है बेटा? बायोप्सी की लेबलिंग करनी है ना। जो आप फॉर्म साथ में देते हो उसमें आप सैंपल लेने वाले का नाम लिखते हो, लेकिन बायोप्सी स्पेसिमेन कौन लेता है? बायोप्सी स्पेसिमेन डॉक्टर्स लेते हैं, तो वहां भी नर्सेज का नाम नहीं जाता है ना। सबसे एक्यूरेट चीज जो हमको उस पर डालनी होती है कि बायोप्सी कब हुई, किस पार्ट की हुई और किस आदमी की हुई। ठीक है, डेट एंड टाइम ऑफ बायोप्सी विद पेशेंट नेम एंड साइट ऑफ बायोप्सी। ठीक है, 18वां देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सॉल्यूशन इज कॉमनली यूज्ड टू प्रिजर्व बायोप्सी स्पेसिमेन बिफोर सेंडिंग देम टू द लैब? लैब में भेजने से पहले बायोप्सी स्पेसिमेन को किस सॉल्यूशन में रखा जाता है? मैंने आपको 3 सॉल्यूशन बताए थे, फॉर्मेलिन, नॉर्मल सलाइन और ग्लूटारेल्डिहाइड। मोस्ट कॉमनली किस में रखते हैं बेटा? फॉर्मेलिन में रखते हैं। फॉर्मेलिन में किसके लिए रखते हैं? ये एक स्टेबलाइजर है ना, स्टेबलाइजर है, और ये किसके काम में आता है? हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन। उसमें भी सेल मॉर्फोलॉजी एंड टिश्यू आर्किटेक्चर, इसकी स्टडी के लिए हम क्या करते हैं? फॉर्मेलिन में रखते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज सॉल्यूशन होता है ना। नेक्स्ट देखिए, ए नर्स इज प्रिपेयरिंग ए पेशेंट फॉर एंडोस्कोपिक बायोप्सी, व्हाट इज की प्री प्रोसीजर इंस्ट्रक्शंस, है ना। किसी पेशेंट की क्या होनी है? एंडोस्कोपिक बायोप्सी होनी है, तो हमको पेशेंट को कौन सा इंस्ट्रक्शन देना होता है? ऑप्शन है मेंटेन एनपीओ स्टेटस फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, टेक ऑल रेगुलर मेडिसिन एज यूजुअल, कंज्यूम ए हाई फाइबर डाइट, एंगेज इन स्ट्रेनस एक्सरसाइज, है ना। कोई भी चीज जो स्ट्रेस कर रही है उस एक्सरसाइज में तो इन्वॉल्व होना ही नहीं है। हाई फाइबर डाइट हो सकता है, लेकिन लेप्रोस्कोपी के अंदर हो सकता है, इसके अंदर हम लोग इसको इतना प्रेफरेंस नहीं देते हैं। रेगुलर मेडिकेशंस एज यूजुअल जैसा वो ले रहा था वैसा ले सकता है। हमको स्ट्रिक्टली यहाँ पूछा गया है कि प्री प्रोसीजर इंस्ट्रक्शन क्या है, यानी कि अगर आपने ये इंस्ट्रक्शन नहीं दी तो प्रोसीजर कैंसिल हो जाएगा बेटा। एनपीओ स्टेटस अगर आपने पेशेंट का मेंटेन नहीं किया तो आप उस पेशेंट की एंडोस्कोपिक बायोप्सी नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? मेंटेन एनपीओ स्टेटस फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट ए नीड फॉर इमीडिएट मेडिकल अटेंशन आफ्टर ए बायोप्सी? यानी कि आपने बायोप्सी की किसी पेशेंट की, अब ये इनमें से कौन सा सिम्टम है जिसको देखते ही आपको चाहिए कि भैया तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म किया जाए? ऑप्शन है माइल्ड ब्रूइशिंग एट द साइट, स्लाइट सोरनेस, एक्सेसिव ब्लीडिंग और साइंस ऑफ इन्फेक्शन, और फीलिंग टायर्ड, है ना। तो देखो, माइल्ड ब्रूइसिंग एट द साइट ये होगी जब भी आप इंसिजन लगाओगे, ये होगी। इसके साथ साथ माइल्ड फीवर भी हो सकता है ना। 100.4 डिग्री फॉरेनहाइट कंसीडर नॉर्मल।
आफ्टर एनी इन्वेसिव प्रोसीजर। ठीक है, बायोप्सी वगैरह में अगर 104 डिग्री तक फीवर चला टेम्परेचर चला जाता है तो वो नॉर्मल है। स्लाइट सोरनेस हो सकती है, लेकिन इसके लिए डॉक्टर को इमीडिएट मेडिकल अटेंशन चाहिए ना, तो इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की जरूरत स्लाइट सोरनेस में नहीं है। एक्सेसिव ब्लीडिंग अगर किसी पेशेंट को हो रही है, इसी के लिए हम इनिशियली पेशेंट को मॉनिटर करते हैं। अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, साइंस ऑफ इन्फेक्शन प्रेजेंट हैं, तो पेशेंट सेप्टिक शॉक में जा सकता है, या फिर एक्सेसिव ब्लीडिंग है तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में जा सकता है। दोनों के अंदर हम लोगों को क्या है, इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की जरूरत हो सकती है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, एक्सेसिव ब्लीडिंग और साइंस ऑफ इन्फेक्शन। नेक्स्ट देखिए, What is the nurse's primary responsibility regarding the patient education about a biopsy? पेशेंट को बायोप्सी की एजुकेशन के रिगार्डिंग नर्स की कौन सी प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। अब देखो ऑप्शंस हैं, डायग्नोसिंग द अंडरलाइन कॉज, ये नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एक्सप्लेनिंग द बेनिफिट एंड रिस्क, ये भी नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। रीइंफोर्सिंग द फिजिशियंस एक्सप्लेनेशन एंड आंसरिंग क्वेश्चंस, यानी कि जब सबसे पहले डॉक्टर ने उस चीज को एक्सप्लेन कर दिया कि आपको क्यों इसकी जरूरत है और इसका क्या रिस्क और क्या बेनिफिट है, उसके बाद नर्स क्या करेगी, उस चीज को रीइंफोर्स करेगी और उसके रिगार्डिंग जो पेशेंट के डाउट हैं उनको क्लियर करेगी। तो करेक्ट आंसर होगा सी, रीइंफोर्सिंग द फिजिशियंस एक्सप्लेनेशन एंड आंसरिंग द क्वेश्चंस, यानी कि नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जो फिजिशियन ने एक्सप्लेनेशन दिया है उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनका जवाब दे। नेक्स्ट देखिए, यहां पर ट्रू और फॉल्स है। इन्फॉर्म कंसर्ट इन रिक्वायर्ड फॉर ऑल बायोप्सी प्रोसीजर्स, कंसर्ट कई तरीके के होते हैं। इन्फॉर्म कंसर्ट का मतलब होता है कि पेशेंट को उसके रिगार्डिंग एग्री कर दिया गया है, तो ये बात बिल्कुल सही है। हर तरीके के उसके लिए हमको पेशेंट को क्या है, इन्फॉर्म कंसर्ट तो देना ही देना होता है ना। इसके बिना इन्वेसिव प्रोसीजर्स हम लोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच बायोप्सी इज यूज टू डायग्नोज सर्टेन मसल डिजीज, है ना। ये बड़ा गोलू सा प्रश्न है, मुझे लग रहा है कि जिससे पेपर सेट करवाया वो मामला ही गड़बड़ है, अगली बार नया बंदा ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए बेटा क्या करेंगे, मसल बायोप्सी करेंगे ना। मसल की अगर डिजीज ढूंढनी है तो बायोप्सी भी मसल की करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए, व्हेन असिस्टिंग ए ब्रेस्ट बायोप्सी द नर्स शुड बी प्रिपेयर्ड विद, अगर किसी पेशेंट की ब्रेस्ट बायोप्सी करनी है तो नर्स के पास कौन कौन से आर्टिकल होने चाहिए। बेसिकली क्वेश्चन का मतलब ये है। ऑप्शन है, कास्ट इमोबिलाइजेशन सप्लाईज, अरे कोई फ्रैक्चर हो जाएगा तब हम लोग क्या लेके चलेंगे, कास्ट इमोबिलाइजेशन सप्लाईज लेके चलेंगे। नेक्स्ट है स्टेराइल ग्लव्स, लोकल एनेस्थेटिक, बायोप्सी निडल और इंस्ट्रूमेंट्स। उसके नेक्स्ट है डिफेब्रिलेटर, उसके नेक्स्ट है बीपी कफ। अगर सिर्फ वाइटल लेना है तो बीपी कफ लेके चलेंगे। क्रैश कार्ड कोड ब्लू के अंदर डिफेब्रिलेटर लेके चलेंगे। बायोप्सी करनी है तो स्टेराइल ग्लव्स, लोकल एनेस्थेटिक और बायोप्सी नीडल लेके चलेंगे। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न फॉर ए पेशेंट अंडरगोइंग ए प्रोस्टेट बायोप्सी, यानी किसी पर्सन की क्या होनी है, प्रोस्टेट बायोप्सी होनी है। तो प्रोस्टेट बायोप्सी के दौरान प्राइमरी कंसर्न क्या रहता है किसी आदमी का, उसके रिगार्डिंग हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस हैं, रिस्क ऑफ स्किन इन्फेक्शन, दूसरे नंबर पे है रिस्क ऑफ ब्लीडिंग एंड इन्फेक्शन, सॉरी रिस्क ऑफ स्किन इरिटेशन, रिस्क ऑफ ब्लीडिंग एंड इन्फेक्शन, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और जॉइंट पेन, है ना। ये सारे क्या हैं, हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो अब आप बताइए इसमें से कौन सा, एक मिनट बेटा, ठीक है। अगर किसी पेशेंट की प्रोस्टेट बायोप्सी होनी है तो हमारा प्राइमरी कंसर्न क्या होगा, रिस्क ऑफ ब्लीडिंग एंड यूटीआई। ठीक है, इन्फेक्शन और ब्लीडिंग का रिस्क होगा। नेक्स्ट देखिए, ए पोस्ट बायोप्सी इंस्ट्रक्शन दैट प्रमोट हीलिंग एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, पोस्ट बायोप्सी इंस्ट्रक्शन कौन सी देनी है जो कि हीलिंग को प्रमोट करे और कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करे। ऑप्शंस हैं, विगोरस एक्सरसाइज, keeping the biopsy site clean and dry, consuming alcohol, removing the dressing after 30 minutes.
हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी होती है किसी भी तरीके की बायोप्सी के बाद में। बायोप्सी साइट को क्लीन रखना होता है, अल्कोहल कंज्यूम करना अवॉइड करते हैं, ड्रेसिंग को 30 मिनट के बाद नहीं सेवरल आवर्स तक रखते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, बायोप्सी साइट को क्लीन रखना है और ड्राई रखना है, क्योंकि मॉइस्चर इन्फेक्शन को बेसिकली प्रमोट करता है ना। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इंफॉर्मेशन डज ए पैथोलॉजी रिपोर्ट फ्रॉम ए बायोप्सी इज टिपिकली प्रोवाइड। ये भी बहुत गोलू सा क्वेश्चन है कि बायोप्सी रिपोर्ट के अंदर क्या होता है। ऑप्शंस देखिए, पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री नहीं होती है, माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द टिश्यू एंड डायग्नोसिस होता है, फाइनेंशियल डिटेल ऑफ द प्रोसीजर ये तो बिल में होती है बेटा, पेशेंट्स इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन नहीं होती है। करेक्ट आंसर क्या है, बेसिकली बायोप्सी के अंदर जो टिश्यू भेजा गया है उसका माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन होता है और डायग्नोसिस लिखा होता है ना, और इसके साथ साथ लिखा होता है करेक्ट कोरिलेट क्लिनिकली। ठीक है, ये सबसे बड़ा हथियार है किसका, पैथोलॉजिस्ट का। वो लिखते हैं कि पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन के हिसाब से कोरिलेट करिए। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ ए कोर निडल बायोप्सी ओवर ए इंसीजनल बायोप्सी, है ना। इंसीजनल बायोप्सी की जगह हमने कोर निडल बायोप्सी की है तो उसका क्या बेनिफिट मिलेगा। ऑप्शन है लेस पेन, लार्जर टिश्यू सैंपल, लेस इन्वेजिव एंड ऑफन नो स्टिचेज रिक्वायर्ड और फास्टर रिजल्ट्स। लेस पेन, पेन तो पेन ही होगा लेकिन दर्द कम होता है वैसे इंसीजनल में ना। लार्जर टिश्यू सैंपल नहीं, स्मॉलर टिश्यू सैंपल होता है कोर निडल बायोप्सी में। लेस इन्वेजिव एंड ऑफन नो स्टिचेज रिक्वायर्ड, यस। अरे एक निडल से बायोप्सी लेंगे और एक कट लगा के लेंगे तो निडल वाले में इन्वेजन कम होगा और नो स्टिचेज रिक्वायर्ड, है ना, स्टिच लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फास्टर रिजल्ट्स नहीं बेटा, स्टडी का रिजल्ट दोनों का सेम ही आता है टाइम, है ना। अच्छा नेक्स्ट देखो, ए नर्स इज असिस्टिंग विद ए सर्वाइकल बायोप्सी, द पेशेंट शुड बी प्लेस्ड इन विच पोजीशन, है ना। सर्वाइकल बायोप्सी होनी है किसी पेशेंट की तो किस पोजीशन में पेशेंट को रखा जाए, प्रोन, टेंडलनबर्ग, लिथोटोमी और सुपाइन। प्रोन पोजीशन में रखेंगे क्या, नहीं। ट्रेंडलनबर्ग में रखेंगे क्या, नहीं। लिथोटोमी में रखेंगे क्या, यस। सर्वाइकल बायोप्सी में कौन सी पोजीशन देते हैं, लिथोटोमी पोजीशन देते हैं ना, जो लेबर के दौरान पेशेंट को पोजीशन दी जाती है, जो सुपाइन लेटी होती है महिला, हिप फ्लैक्स होते हैं और जो लेग्स होते हैं वो एलिवेटेड और सपोर्टेड होते हैं स्ट्रिप से। इसके साथ साथ जो हिप्स हैं वो एज पर होते हैं, जो एग्जामिनेशन टेबल है उसकी पर, है ना। तो ये पोजीशन बेस्ट रहती है वेजाइनल एग्जामिनेशंस के लिए, है ना, और प्रोसीजर्स के लिए। तो कौन सी पोजीशन देनी है बेटा, लिथोटोमी देनी है, सुपाइन पोजीशन भी नहीं देनी होती है। ये बेटर विजुअलाइजेशन के लिए लिथोटोमी पोजीशन दी जाती है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज ए कोमल नहीं कॉमन लोकल एनेस्थेटिक यूज फॉर माइनर बायोप्सी। माइनर बायोप्सी के लिए सबसे कॉमन लोकल एनेस्थेटिक कौन सा इस्तेमाल होता है, मॉर्फिन। मॉर्फिन एक लोकल एनेस्थेटिक नहीं है, ओपियोइड एनाल्जेसिक है। लिडोकेन, यस, लिडोकेन एक लोकल एनेस्थेटिक है। प्रोपोफोल, प्रोपोफोल एक इंडक्शन एजेंट है। केटामाइन भी एक इंडक्शन एजेंट है, ठीक है, जनरल एनेस्थीसिया के अंडर में आते हैं। तो हमको किसका इस्तेमाल करना है, लिडोकेन का इस्तेमाल करना है, किसके लिए, माइनर बायोप्सीज के लिए बेटा, है ना। नेक्स्ट देखो, आफ्टर ए बायोप्सी इफ द ड्रेसिंग बिकम सैचुरेटेड विद ब्लड द नर्स शुड, है ना, बायोप्सी हुई प्रेशर ड्रेसिंग की लेकिन ड्रेसिंग में क्या हो गया, पूरा ब्लड आ गया, तो नर्स क्या करेगी। ऑप्शंस है, रिमूव द ड्रेसिंग एंड री अप्लाई ए न्यू वन विदाउट प्रेशर। विदाउट प्रेशर बेटा, ब्लड आ गया है तो विदाउट प्रेशर दोगे क्या, नहीं। नेक्स्ट देखो, अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर ओवर द ड्रेसिंग एंड रीइंफोर्स इट। एलिवेट द पेशेंट हेड, इमीडिएटली एम्बुलेट द पेशेंट, है ना। पेशेंट को चलाना फिराना है क्या, नहीं। इमोबिलाइज करना है ब्लीडिंग की कंडीशन में। पेशेंट का हेड एलिवेट करना है क्या, नहीं। अगर ब्लीडिंग रिस्क की वजह से हाइपोवोलीमिया में गया तो पेशेंट शॉक में चला जाएगा, हमको हेड उल्टा नीचे करना होता है। डायरेक्ट प्रेशर देना है क्या, यस। जहां ड्रेसिंग की है उसको डायरेक्ट प्रेशर देना है और उसको रीइंफोर्स करना है, यानी कि उसको दबा के रखना है, रोकना है। नेक्स्ट देखो, द प्राइमरी गोल ऑफ ए बायोप्सी इज टू डिटरमाइन इफ द लीजन इज। बायोप्सी का प्राइमरी गोल क्या है, क्या पता करना है, लीजन कैसा है, पेनफुल, पेनलेस, तो दबाने से ही पता लग जाएगा। मैलिग्नेंट, बिनाइन, पता लग सकता है। स्मॉल और लार्ज, ये विजुअलाइजेशन स्टडी से पता लगेगा। रेड और पेल, ये देखने से पता लगेगा। तो हमको क्या देखना है बायोप्सी के अंदर, लीजन मैलिग्नेंट है या बिनाइन है। नेक्स्ट देखो, व्हेन प्रिपेयरिंग
ए बायोप्सी स्पेसिमेन फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लैब द नर्स मस्ट इंश्योर, यानी कि नर्स को क्या करना है, एक बायोप्सी स्पेसिमेन को भेजना है लैब के अंदर, तो नर्स को क्या करना पड़ेगा, ऑप्शंस हैं, द स्पेसिमेन इज फ्रोजन इमीडिएटली, नहीं बेटा फ्रोज नहीं किया जाता है, फ्रोजन बायोप्सी अलग होती है ना। द कंटेनर इज प्रॉपरली सील्ड एंड लेबल्ड, बिल्कुल होना चाहिए सील्ड और लेबल्ड, है ना। स्पेसिमेन इज केप्ट एट रूम टेम्परेचर, नहीं रूम टेम्परेचर पे नहीं रखते हैं। स्पेसिमेन इज इमर्स्ड इन वाटर, वाटर में इमर्स नहीं करते हैं ना। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, कंटेनर को प्रॉपरली सील करना है, क्योंकि उसके अंदर हमने कोई ना कोई स्टेबलाइजर डाला हुआ है, तो ग्लूटारेल्डिहाइड, नॉर्मल सलाइन या फिर आपका फॉर्मेलिन, तो इसीलिए हमको क्या करना है, प्रॉपरली सील करना है और प्रॉपर लेबलिंग करनी है। लेबलिंग में टाइम और साइट ऑफ बायोप्सी, उसके अलावा पेशेंट का नाम और इसके अलावा जिस जगह की बायोप्सी हुई है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द की कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर सम बायोप्सी प्रोसीजर्स, बायोप्सी के लिए कौन सी एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो पूछी गई है। माइल्ड एंजाइटी एब्सोल्यूट एंटर कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग डिसऑर्डर हर तरीके की बायोप्सी के लिए एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है। हिस्ट्री ऑफ कॉमन कोल्ड कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। एलर्जी टू सेलफिश, सेलफिश क्या होती है बेटा, ये सी फूड है ना। सी फूड एलर्जी हम लोग कब देखते हैं, जब हमको कॉन्ट्रास्ट स्टडीज करनी होती है, है ना। किसी पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट एजेंट या कोई डाई दी जानी होती है, उससे पहले हम लोग सी फूड एलर्जी के लिए टेस्ट करते हैं बेसिकली, लेकिन इसमें भी इसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है आयोडीन से, लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं ना। ऑफन ये दोनों कोरिलेटेड देखने के लिए मिलती हैं, आयोडीन सेंसिटिविटी और सी फूड एलर्जी। नेक्स्ट देखो, द टर्म एक्सीजनल बायोप्सी, एक्सीजनल बायोप्सी पहले ही बता दिया बेटा, कंप्लीट रिमूवल ऑफ द लीजन, पूरा लीजन निकाल करके और फिर उसकी बायोप्सी की जाती है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोप्सी इज कॉमनली परफॉर्म टू असेस फॉर स्टमक और कोलोन कैंसर, स्टमक और कोलोन कैंसर के लिए कौन सी बायोप्सी करते हैं, स्किन एंडोस्कोपिक, बोन बायोप्सी, किडनी बायोप्सी, तो एंडोस्कोपिक बायोप्सी करेंगे ना। ये सारे के सारे गोलू क्वेश्चन आ गए हैं आज, है ना। अगली बार का मामला थोड़ा सा टफ रखेंगे। ए नर्सेज रोल इन पोस्ट बायोप्सी पीरियड इंक्लूड मॉनिटरिंग फॉर, पोस्ट बायोप्सी पीरियड के अंदर हमको नर्स को क्या मॉनिटर करना है, ऑप्शंस हैं, इंक्रीज एपिटाइट, साइन ऑफ इन्फेक्शन, ब्लीडिंग एंड पेन, एक्सेसिव यूरिनेशन, इंप्रूव्ड मूड। किसके लिए करना होता है बेटा मॉनिटर, इन्फेक्शन, ब्लीडिंग और पेन के साइंस के लिए ना। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रोजन सेक्शन ड्यूरिंग अ बायोप्सी प्रोसीजर, ये देखो फ्रोजन सेक्शन होता है ना। फ्रोजन सेक्शन का मतलब क्या होता है बायोप्सी प्रोसीजर के दौरान, इट इज ए मेथड ऑफ लॉन्ग टर्म स्टोरेज, नहीं। इट प्रोवाइड रैपिड प्रिलिमिनरी डायग्नोसिस ड्यूरिंग सर्जरी, ये हो सकता है। इट इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग स्पेसिमेन, नहीं। इट इज ए टाइप ऑफ पेशेंट सेडेशन, नहीं। बेसिकली फ्रोजन सेक्शन क्या होता है, जब कोई सर्जन किसी चीज की सर्जरी कर रहा है, सर्जरी के दौरान कोई सस्पेक्टेड टिश्यू दिखा, तो तुरंत बायोप्सी का सैंपल लिया गया, उसको इंस्टेंटली क्रायो डिवाइसेस होता है ना, बेसिकली उसको इंस्टेंटली फ्रीज किया जाता है, स्लाइसिंग की जाती है और तुरंत क्या किया जाता है, उसको स्टेन करके स्टडी किया जाता है, जिससे पता लगे कि पूरा के पूरा मतलब आगे हमको प्रोसीजर में क्या करना है ना। तो बेसिकली एडवांस जो कैंसर सर्जरीज होती हैं, उनके अंदर इस तरीके के फ्रोजन सेक्शंस की जरूरत पड़ती है। तो फ्रोजन सेक्शन का मतलब क्या होता है कि इट प्रोवाइड रैपिड प्रिलिमिनरी डायग्नोसिस, है ना, ये बहुत फास्ट होता है और प्रिलिमिनरी डायग्नोसिस प्रोवाइड कराता है ड्यूरिंग द सर्जरी, सर्जरी के दौरान परफॉर्म की जाती है ना। नेक्स्ट देखो, बिफोर ए थायराइड बायोप्सी द नर्स शुड असिस्ट द पेशेंट, थायराइड बायोप्सी होनी है, थायराइड ग्लैंड गले में होती है, नर्स को क्या असिस्ट करना है, बीपी, सोलैंग डिफिकल्टी, नेक डिस्कम्फर्ट, एंकल एडिमा, हेयर लॉस, बेटा सोलैंग डिफिकल्टी, है ना। पेशेंट को पहले से तो कहीं सोर थ्रोट नहीं है, ये हमको असिस्ट करना होता है बिफोर थायराइड बायोप्सी। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ इमेज गाइडेड बायोप्सी, है ना। इमेज गाइडेड बायोप्सी का प्राइमरी एडवांटेज क्या है, इमेज गाइडेड बायोप्सी का प्राइमरी एडवांटेज है आपका, ऑप्शन है फास्टर रिकवरी टाइम, increase accuracy in targeting the lesion, reduced cost, no need for local anesthetic। एक मिनट बेटा, एक कॉल आ रहा है। है ना। इमेज गाइडेड बायोप्सी का एडवांटेज देखिए, फास्टर रिकवरी होगी क्या इमेज गाइडेड बायोप्सी से, नहीं, ये इररिलेवेंट है ना। इंक्रीज एक्यूरेसी इन टारगेटिंग लीजन, बिल्कुल।
हम एक्यूरेसी कर सकते हैं और जो लीजन टारगेट करना है उसको फोकस कर सकते हैं। रिड्यूस्ड कॉस्ट, कॉस्ट कम कर सकते हैं क्या? इमेज गाइडेड बायोप्सी से कॉस्ट रिड्यूस नहीं होती है। लोकल एनेस्थेटिक की जरूरत नहीं, लोकल एनेस्थेटिक की जरूरत पड़ती है इमेज गाइडेड बायोप्सी के अंदर भी। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ स्किन बायोप्सी? स्किन बायोप्सी का टाइप कौन सा है? लीवर बायोप्सी, शेव बायोप्सी, रीनल, बोन मैरो। मैंने आपको बताया था शेव बायोप्सी के अंदर क्या होता है, स्कैल्पल से एक थिन लेयर ली जाती है स्किन की और उसको बायोप्सी का सैंपल लिया जाता है। नेक्स्ट देखो, पेशेंट इज टीचिंग फॉर पोस्ट बायोप्सी केयर ऑफ ए स्किन लीजन टिपिकली इंक्लूड इंस्ट्रक्शंस टू, है ना? किसी पेशेंट की स्किन लीजन की स्किन की बायोप्सी की गई है, उसके बाद क्या करना है? ऑप्शन देखो, विगोरसली रब द एरिया, नहीं, रब नहीं करना है। कीप द एरिया मॉइस्ट विद पेट्रोलियम जेली और कवर्ड एज एडवाइस। एक्सपोज द एरिया टू डायरेक्ट सनलाइट, नहीं करना है। आइस पैक 24 आवर्स ओनली, नहीं। तो हमको क्या करना होता है बेटा, एरिया को मॉइस्ट रखना होता है ना, और पेट्रोलियम जेली लगा करके और उसको एडवाइस करना होता है स्टेराइल ड्रेसिंग से। क्यों? ताकि थिक स्कैब ना बने, है ना, बहुत ज्यादा जो स्कैब बनता है वो थिक ना हो जाए, इसलिए हमको क्या करना होता है, पेट्रोलियम जेली अप्लाई करके उसको कवर करना होता है। नेक्स्ट देखो, ए नर्स इज प्रिपेयरिंग फॉर ए पेशेंट फॉर ए लिम्फ नोड बायोप्सी, द पेशेंट आस्क व्हाई इट इज नेसेसरी, द बेस्ट रेस्पॉन्स, है ना? किसी पेशेंट की लिम्फ नोड बायोप्सी होनी है और पेशेंट पूछ रहा है कि इसकी जरूरत क्या है, तो आप पेशेंट से क्या कहोगे? ऑप्शन है, इट्स जस्ट ए रूटीन प्रोसीजर, it help to determine the lymph node is inflamed or cancerous, it is to drain fluid from lymph node, I don't know, the doctor ordered it, है ना? हमको क्या जवाब देना है? तो बेसिकली लिम्फ नोड बायोप्सी कब की जाती है? लिम्फेडेनोपैथी के अंदर, है ना? लिम्फ एनलार्ज हो गए हैं, तो हम सबसे एक्यूरेट आंसर क्या दे सकते हैं कि इससे हमको पता लगेगा कि सिर्फ इन्फ्लामेशन है या फिर ये कैंसरस ग्रोथ है ना? तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा? बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, है ना? नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन टाइप ऑफ बायोप्सी? मतलब इनमें से कौन सा बायोप्सी का कॉमन टाइप नहीं है? ऑप्शन है, निडल बायोप्सी, सर्जिकल बायोप्सी, साउंड बायोप्सी, पंच बायोप्सी, है ना? बेसिकली साउंड बायोप्सी जो है वो आपका कॉमन टाइप नहीं है। साउंड बायोप्सी अल्ट्रासाउंड बायोप्सी होती है ना, इसी का दूसरा ना, साउंड बायोप्सी कोई टर्म, क्लिनिकल टर्म नहीं है, ये रूटीनली आप कहते हैं साउंड बायोप्सी। वैसे क्या होती है ना? यूएसजी गाइडेड बायोप्सी कोई भी रूटीनली प्रोसीजर नहीं है। बाकी निडल, सर्जिकल और पंच बायोप्सी क्या है? ये नॉर्मल प्रोसीजर्स हैं। नेक्स्ट देखो, द पेशेंट स्टेट्स दे आर वेरी एनॉक्सियस अबाउट द बायोप्सी, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन? पेशेंट क्या है? एनॉक्सियस है बेटा, है ना? और बायोप्सी के बारे में अब नर्सिंग एक्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शंस हैं, टेल देम टू काम डाउन, एडमिनिस्टर सेडेटिव विदाउट एन ऑर्डर, listen to their concern and offer reassurance, notify the physician if needed, ignore their anxiety। इग्नोर करना है, नहीं करना है बेटा। काम डाउन होने के लिए कहना है, नहीं होना है, क्योंकि उससे वो होगा नहीं। सेडेटिव विदाउट ऑर्डर नहीं देना होता है। क्या कहेंगे? उनका कंसर्न सुनेंगे, यानी कि उनको किस तरीके की प्रॉब्लम है, किस चीज़ के बारे में वो डाउट है, और उनको क्या करेंगे? रीअश्योर करेंगे। लेकिन फिर भी अगर पेशेंट अश्योर नहीं हो रहा है तो हमको क्या करना है? फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अप्लाइंग प्रेशर आफ्टर ए बायोप्सी? बायोप्सी के बाद में प्रेशर देने का क्या मतलब है? टू रिलीव पेन, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, टू मिनिमाइज ब्लीडिंग एंड हेमाटोमा फॉर्मेशन, टू स्पीड अप हीलिंग, है ना? तो रिड्यूस पेन करने के लिए प्रेशर देते हैं? नहीं। प्रिवेंशन के लिए प्रेशर ड्रेसिंग की जरूरत नहीं होती बेटा, मिनिमाइज ब्लीडिंग के लिए प्रेशर ड्रेसिंग की जरूरत होती है ना, कहीं ब्लीडिंग ना होने लग जाए, ब्लीडिंग रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए प्रेशर ड्रेसिंग चाहिए होती है। टू स्पीड अप हीलिंग, इसके लिए भी जरूरत नहीं होती है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी, टू मिनिमाइज ब्लीडिंग एंड हेमाटोमा फॉर्मेशन। नेक्स्ट देखिए, व्हेन हैंडलिंग बायोप्सी स्पेसिमेन द नर्स मस्ट ऑलवेज वियर, है ना? जब भी बायोप्सी स्पेसिमेन को हैंडल करना है तो नर्स को क्या पहनना है? ऑप्शंस है, सर्जिकल मास्क, स्टेराइल ग्लव्स, सेफ्टी ग्लास और पेशेंट्स गाउन। पेशेंट का गाउन नर्स क्यों पहनेगी? सेफ्टी ग्लास ओनली नहीं, सर्जिकल मास्क ओनली नहीं, स्टेराइल ग्लव्स का इस्तेमाल करना है ना। जब भी किसी भी आपको बॉडी फ्लूइड को या फिर किसी भी ऑर्गन टिश्यू को छूना है तो क्या करना है? सर्जिकल ग्लव्स का इस्तेमाल करना है बेटा। नेक्स्ट देखिए, एक केस हुआ था बहुत इंटरेस्टिंग सा, डिटेल में मुझे याद नहीं है, लेकिन क्या हुआ था कि बेसिकली पेशेंट का सैंपलिंग के दौरान या फिर उसके बाद में जो परफॉर्मर था उसको निडल स्टिक इंजरी हुई थी और उससे उसको कैंसर हो गया था।
तो इस तरीके के केस रिपोर्ट हुआ था, इसके बारे में डिटेल में मैं किसी शॉर्ट्स में बताऊंगा। लेकिन मैंने ये कुछ टाइम पहले पढ़ा था इसके बारे में। ये एक ऐसा एक ही रेयर केस हुआ था। उसके अंदर क्या हुआ था कि जिस पेशेंट की बायोप्सी कर रहे थे, तो उसका जो कैंसरस सेल है, उसकी उसकी सीडिंग हो गई थी बेसिकली उस नीडल स्टिक इंजरी से, है ना। तो इसीलिए हमको क्या होता है, ग्लव्स हमेशा पहन करके रखने, है ना। नेक्स्ट देखो, ए पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ इंक्रीजिंग पेन एट बायोप्सी साइट सेवरल आवर्स आफ्टर द प्रोसीजर, व्हाट शुड द नर्स असिस्ट फर्स्ट, है ना। एक पेशेंट है, उसको क्या हुआ है, बायोप्सी साइट पर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है कुछ घंटे बाद में, नर्स को क्या करना है, बाउल साइड असिस्ट करना है, नहीं। स्वेलिंग, ब्रूइशिंग एंड वार्मथ एट साइट, बिल्कुल सही बात है ना। आपको स्वेलिंग, ब्रूइशिंग और वार्म के लिए क्या करना है, साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन के लिए साइट को असिस्ट करना है। बीपी असिस्ट करना है क्या, नहीं। रेस्पिरेटरी रेट, नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, स्वेलिंग, ब्रूइशिंग एंड वार्मथ एट द साइट, है ना। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर सेंडिंग बायोप्सी स्पेसिमेन टू द पैथोलॉजी। अरे बायोप्सी स्पेसिमेन क्यों भेजेंगे, सीधा सा है, टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स एंड डायग्नोस डिजीज। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना। नेक्स्ट देखो, बिफोर एनी इन्वेजिव प्रोसीजर लाइक बायोप्सी द नर्स शुड कंफर्म पेशेंट फेवरेट कलर, पेशेंट साइंड इन्फॉर्म कंसर्ट, द पेशेंट सोशल सिक्योरिटी नंबर, पेशेंट्स लास्ट वेकेशन स्पॉट। सबसे रिलेवेंट क्या है बेटा, साइंड कंसेंट होना चाहिए ना, लीगल कॉम्प्लिकेशन से आपको बचाएगा, तो कंसेंट फॉर्म साइन होना चाहिए। नेक्स्ट देखो बेटा, आइडेंटिफाई द इमेज गिवन बिलो। ये क्या है, ये बेसिकली जो इमेज दी हुई है, ये एक सेमी ऑटोमेटिक बायोप्सी गन है। याद कर लेना, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, है ना। ये एक सेमी ऑटोमेटिक बायोप्सी गन है। नेक्स्ट देखो, ये क्या है, ये ऑटोमेटिक बायोप्सी गन है। नेक्स्ट देखो, ये क्या है बेटा, ये सलाह नीडल है ना। सलाह नीडल बेसिकली किस काम आती है आपको, ये एक्सटर्नल पंक्चर के काम में आती है ना। अगर आपको सैंपल लेना है एक्सटर्नम से, तो वहां काम आती है ना। जमशेदी निडल ये कोर सैंपलिंग के लिए काम आती है। देखो निडल जो है वो काफी ज्यादा लंबी है, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट निडल होती है जमशेदी निडल, है ना। ये आती है कोर सैंपलिंग के लिए। नेक्स्ट देखो, ये क्या है बेटा, ये क्लिमा निडल है। क्लिमा निडल का इस्तेमाल दोनों चीजों के लिए होता है। अगर आपको बेसिकली कोर सैंपलिंग भी कर सकते हो इससे, और इससे जो है जो मैरो फ्लूइड है उसका भी एक्सपेरेशन कर सकते हो ना। नेक्स्ट देखो, ये जो है ये क्लिमा निडल नहीं है, ये क्या है, पंच बायोप्सी डिवाइस है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बायोप्सी की फोर्थ क्लास, है ना। बायोप्सी के बारे में हमने सारी की सारी राम कहानी पढ़ ली है। ठीक है, तो होप कि सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे आपके। नहीं हुए हैं तो उसके रिगार्डिंग भी हम लोग बीच बीच में क्वेश्चन सेशंस के अंदर डिस्कस करते रहेंगे, है ना। सो इस क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।